हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं पानी की कहानी का अगला अंश पढ़ाने जा रही हूँ। पानी की कहानी में पानी अपनी कथा सुनाते हुए, आत्मकथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे उसके जीवन की यात्रा चलती है, वह कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर पहुँचती है। वह अचानक से बेर के पत्तों से अचानक लेखक की हथेली में आकर गिरती है और इस प्रकार वह अपनी फिर कथा सुनाते हुए उसे कहती है कि वो किस प्रकार पेड़ के रोए के द्वारा खींच ली गई थी और वहाँ से वह किस तरह अपना जान बचाती हुई निकल के लेखक के हथेली में पर आती है। लेखक से कहती है कि जब तक सूर्य की रोशनी नहीं आती तो उसके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं होती, और जैसे ही सूर्य की रोशनी आती है उसके अंदर उड़ने की क्षमता हो जाती है और वह जो है उड़ने की शक्ति पाकर वह उड़ जाती है। तो वह कहती है कि उतने समय तक के लिए हमें हिफाजत चाहिए। लेखक भी उसे आश्वासन देता है कि वह उसे उड़ने की जब तक वो वहाँ से नहीं जाएगी तो उसकी लेखक रक्षा करेगा। और फिर आगे की कथा समझ कहती है कि आगे की कथा सुनाते हुए कहती है कि भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। वह लेखक से कहती है कि ये इस आश्वासन के लिए तुम्हें मेरा धन्यवाद, और मैं तुम्हें अपने जीवन की यात्रा की कहानी सुनाऊंगी और तब तक मैं तुम्हारी हथेली पे रहूंगी, पर इससे तुम्हारी हथेली में जरा भी दर्द नहीं होगा, जरा भी दुखेगा नहीं। दुखना मतलब दर्द। अच्छा सुनाओ, लेखक उससे कहता है कि अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हद्रजन और ओसजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। हाइड्रोजन को अंग्रेजी में हाइड्रोजन कहते हैं और ओसजन को अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं। कहती है बहुत दिन हुए, बहुत समय बीत गए जब मेरे पुरखे यानी कि पूर्वज मेरे पूर्वज वायुमंडल में हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन, ओसजन यानी ऑक्सीजन के रूप में वायुमंडल में विद्यमान थे। विद्यमान का अर्थ है मौजूद थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चढ़कर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। वह कहती है कि सूर्य मंडल में अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, और वह उस दिन की कहानी सुनाती है जब हमारे ब्रह्मांड यानी कि संपूर्ण लोक में उथल पुथल चल रही थी, उथल पुथल हो रही थी और अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। मतलब ग्रह और उपग्रह उसका छोटा रूप बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पुरखे अब उस सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अभी अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। उसकी आंखें चौंधियाने लगी का अर्थ है चमकने लगी। यह पिंड हमारी बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों ज्यों
पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी आवाज़ आकर्षण उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं, लेखक उससे पूछते हैं कि रुको, जब वह बताती है कि सूर्यमंडल अपनी निश्चित सीमा में से निश्चित मार्ग पे चक्कर काट रहा था, उस समय हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो संपूर्ण लोक है, वहाँ पे उथल पुथल मच रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। सब नए नए ग्रहों और उपग्रहों की रचना हो रही थी। तो उसके इतना कहने पे लेखक उसे पूछते हैं कि ठहर, रुको, क्या तुम्हारे पुरखे यानी पूर्वज सूर्यमंडल में अब नहीं हैं? लेखक के मन में ये प्रश्न जगता है और वह पानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पुरखे अब इस ब्रह्मांड में, इस लोक में नहीं हैं? इस पर वो जवाब देती है कि हैं मैंने अभी भी, वो कहती है अभी हैं। उनके वंशज यानी कि वंशधर, उनके वंश में अगली पीढ़ी वाले पैदा होने वाले अपनी भयावह लपटों से माने भयावह माने भयानक, भय से युक्त लपटों, आग की जो लपट होती है, लौ निकलती है ऊंची ऊंची, उसको बोलते हैं लपटों से। अब भी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। अपनी लपटों से उनका मुख उज्ज्वल किए हुए, मतलब उनके मुख की चमक बढ़ाए हुए हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। वह एक दिन की कहानी सुनाती है कि बहुत दूर एक प्रकाश पिंड दिखाई दिया। एक प्रकाश पिंड माने प्रकाश का गोला, प्रकाश से युक्त एक पिंड यानी गोला दिखाई दिया। जो पिंड दिखाई दिया और जिससे कि आँख चौंधी आने लगी, उनकी आँखें चौंधी आने लगी। जो ग्रह और प्रकाश पिंड दिखाई दिया, उससे जो है उनकी आँखें चौंधी आने लगी, यानी कि आँख चमकने लगी। वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जिस पिंड से आँख चौंधी आ रही थी, वह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उनका आकार बढ़ता जा रहा था। वह नज़दीक जैसे जैसे आ रहा था, वैसे ही उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब कह रहे हैं कि यह सूर्य के से लाखों गुना बड़ा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह सूर्य से भी कई गुना, लाखों गुना बड़ा था। उनकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। वो जो अपनी ओर खींचने की उसके अंदर, पिंड के अंदर जो शक्ति थी, उस शक्ति से उनका जो उनके आकर्षण, महान आकर्षण शक्ति, उसके अंदर एक आकर्षण यानी खिंचाव, आकर्षण की शक्ति, आकर्षण माने खींचने की शक्ति, आकर्षण यानी खींचना, अपनी ओर खींचने को आकर्षण बोलते हैं। अपनी ओर खींचने को आकर्षण बोलते हैं। उनके अंदर जो आकर्षण शक्ति थी, उस आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। सूर्य में कंपन पैदा हो गई। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। उस ग्रहराज जो पिंड उठा था, प्रकाश पिंड, वह पिंड बहुत आकार में बड़ा था और चमकदार था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारा ये जो ग्रहराज सूर्य को कहा गया है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो कहते हैं कि ये ग्रहराज मानो उससे टकराकर चूर हो जाएगा। चूर्ण का अर्थ है चूर, वह चूर हो जाएगा। वैसा न हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
लग रहा था कि सूर्य चूर्ण हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। सूर्य से उसकी दूरी हजारों मील दूर थी। सहस्र मने हजार, हजारों मील की दूर पर ही था, दूर पर वह था और वहीं से वह घूम गया। वह सूर्य से हजारों मील की दूरी पर था और वहीं से वह घूम गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। उसके अंदर, आपको पहले बताया ना लेखक, वो पानी बताती कि उसके अंदर एक खिंचाव की शक्ति थी, आकर्षण की शक्ति थी। तो उसके अंदर जो आकर्षण की शक्ति थी, उस आकर्षण की शक्ति से सूर्य का एक हिस्सा, एक भाग टूट गया और वह उसके आकर्षण शक्ति से उसके पीछे पीछे जाने लगा। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। जो सूर्य से जो भाग टूटा था, जो हिस्सा टूटा था, वह इतना आकर्षण जो है, इतना भारी खिंचाव जो है संभाल नहीं पाया और वह कई टुकड़े होकर कई टुकड़ों में वह टूट गया। कई हिस्सों में बंटकर वह टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उन्हीं में से हमारी पृथ्वी उन्हीं में से एक टुकड़ा है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। बता रहे हैं कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, उसी सूर्य के टुकड़े एक टुकड़ा जो पृथ्वी के रूप में माना गया, बाद में पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। उस पृथ्वी के टुकड़े में वह पृथ्वी का टुकड़ा शुरू में एक भीषण आग का गोला था। वह बहुत गर्म था, वो भीषण आग का गोला थी। ऐसा लेखक ने पूछा, क्या ये सही है? परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? लेखक के मन में जिज्ञासा हुई और लेखक पूछता है कि लपटें थी, आग की लपट थी, तो तुम पानी उसमें से कैसे बन गई? मुझे ठीक पता नहीं, पानी ने कहा, मुझे ठीक से पता नहीं है। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। जो पृथ्वी बनी थी सूर्य के से टूटकर, उसके एक हिस्से से धरती बनी थी, पृथ्वी बनी थी। वह आग के गोले के रूप में थी और वह धीरे धीरे ठंडी होती गई। कह रहे कि हमारा ग्रह ठंडा होता गया। ये जो पृथ्वी नामक ग्रह है, वह धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। पानी अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि वो कैसे निर्मित हुई। वह हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, इन दोनों की जो रासायनिक क्रिया है, इससे पानी का जन्म हुआ। पानी इसी से उत्पन्न हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की जो रासायनिक क्रिया है, उससे पानी का निर्माण हुआ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है। अब पानी कहती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, वो दोनों मिल गए, तो दोनों के मिलने से उनका जो असली रूप है, उनका असली जो स्वरूप है, वह समाप्त हो गया। मुझे उत्पन्न किया। उन्होंने अपना जो असली रूप है उसे गंवा दिया और इस तरह से पानी का जन्म हुआ। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी एक गर्म आग का गोला के रूप में थी, सूर्य का टुकड़ा होकर जब नीचे गिरी थी, तो उस समय ये पानी जो है भाप के रूप में वो पृथ्वी पे चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, उसके बाद का क्या हुआ, उसके बाद की घटना कैसे घटी, ये उसको पता नहीं है। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया।
उसके बाद क्या हुआ उसको पता नहीं है, परंतु जब उसको होश आया, मतलब वो चैतन्य हुई, उसकी चेतनता जगी, तो उसको पता चला कि वह एक ठोस बर्फ का रूप धारण कर लिया, यानी कि धरती ठंडी हो गई, और धरती के ठंडे होने से वह भाप के रूप में जो उड़ रही थी वो भी, उसमें भी ठंडक आ गई, और इसके कारण वह बर्फ के रूप में जम गई। वही ये बता रहे हैं कि मैंने उस अपने आप को ठोस बर्फ के रूप में पाया। बर्फ जो है वो कड़ा होता है, ठोस उसी को बोल रहे हैं कि ठोस बर्फ के रूप में पाया, और पानी जो है द्रव होता है। तो मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, और वह अब अत्यंत छोटा हो गया था। अब जो है पहले भाप के रूप में था, और वह बाद में एक बिल्कुल छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। कह रहे हैं कि पहले जो हमारा रूप था उसका 17वां भाग माने, जैसे एक को आप जैसे मान लीजिए एक कोई चीज़ है उसको 4 भाग में करते हैं तो 1/4, 3 भाग में करते हैं तो 1/3, उसी तरह से करें कि उस समय जो हमारा रूप था उसका अब जो है 1 का 17वां भाग रह गया। मतलब एक को अगर 17 पार्ट में 17 भाग में अलग अलग करें तो वो जो होता वही ये करें कि 1 का 17वां भाग ही बस अब रह गया है। मेरा शरीर रह गया, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया है। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े हुए हैं। वो कहती है पानी कि उसने बाद में देखा कि उसके चारों ओर उसके जो साथी थे वह भी बर्फ बने हुए पड़े हुए हैं, यानी कि वे भी ठंडे हो गए हैं और वे बर्फ बन के पड़े हुए हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। जब वो दृष्टि दौड़ाती है तो उसको ऐसा दिखाई देता है कि उसके चारों ओर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है, यानी कि धरती एकदम ठंडी हो गई थी। धरती जो आग का पिंड के रूप में नीचे गिरी थी वह धीरे धीरे ठंडी होती गई। धरती पहले गर्म आग का गोला के रूप में थी, धीरे धीरे वह ठंडी होती गई। तो जब ये बाद में जब इसको होश आया तो इसने देखा कि मैं भी बर्फ का गोला बन गई हूँ, बर्फ के रूप में ठोस हो गई हूँ, और उसके जो साथी थे वे भी कई दूर दूर तक बर्फ के समान ठोस रूप में दिखाई देने लगे। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखेर पड़ता है। बर्फ के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सतरंगी जो उसकी इंद्रधनुषी किरणें हैं उससे जो है सुंदरता उसकी छटा जो है चारों ओर बिखेर जाती है। तो कह रही है कि जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता। सौंदर्य यानी कि सुंदरता, सौंदर्य अर्थात सुंदरता। जब बर्फ की किरणें पड़ती हैं तो उसमें सौंदर्य बिखर पड़ता है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी से ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। पानी कहती है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कि सूर्य के निकलने का इंतज़ार करते थे, और जब किरणें सूर्य की पड़ती थी तो वे जो है उत्सुकता के मारे ऊंचे ऊंचे उड़ने को तैयार रहते थे। वे उछलने, कूदने आदि के लिए कमर कसना माने तैयार होना। कमर कसना एक मुहावरा है। कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। कमर कसना, कमर कसना, कमर कसना माने तैयार होना। कमर कसना यहाँ पे एक मुहावरा है। कमर कसने का अर्थ है तैयार होना। तो उसके और वे जो है जैसे सूर्य की किरणें जब बर्फ पे पड़ती थी तो उसका सौंदर्य जो है चारों ओर बिखर जाता था। और कहती है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जिनके अंदर बड़ी उत्सुकता थी। उत्सुकता में उत्सुक शब्द है और ता प्रत्यय है।
उनके अंदर बड़ी उत्सुकता थी और वे एकदम तैयार थे ऊंचे ऊंचे उड़ने के लिए, उछलने कूदने के लिए वे एकदम तैयार रहते थे, तैयार बैठे थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। लेखक तब उनसे पूछता है, पानी से पूछता है कि तब तो बड़े आनंद का समय था तुम्हारे वहाँ पे। आनंद माने खुशियों भरा समय था। बड़े आनंद का, पानी ने जवाब दिया कि हाँ, बड़े आनंद का दिन था। कितने दिनों तक? लेखक उससे पूछता है कि कितने दिनों तक ये आनंद था, कितने दिनों तक ये आनंद का समय था? कई लाख, वो बताती है, कई लाख वर्षों तक हम लोगों के लिए वह खुशियों का पल था, खुशियों का समय था, जो कि कई लाख वर्षों तक था। हाँ, चौंको नहीं, हाँ चौंको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान थी। दाल में नमक के समान भी नहीं है। दाल में सॉरी, दाल में नमक के समान मतलब ये भी एक मुहावरा है, मैंने बहुत कम। दाल में नमक के समान भी नहीं, जैसे दाल में थोड़ा सा नमक डालते हैं स्वाद के लिए। कह रहे हैं कि चौंको, वो कहती है कि चौंको मत। चौंको माने आश्चर्यचकित होना, चौंकना माने आश्चर्यचकित होना। तो कह रहे, वो कह रही है कि तुम कई लाख वर्ष सुनने के बाद जो है लेखक जो है थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि कई लाख वर्ष तक ये बर्फ के रूप में थी। तो उसी का जवाब देते हुए कहती है पानी कि हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष जैसे दाल में नमक के समान कम, माने दाल में नमक जितना कम डालते हैं उस प्रकार से कम है। बहुत कम होना, दाल में नमक जैसा, यानी कि बहुत कम होना। मैंने ऐसा दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। दीर्घजीवी बहुत लंबी उम्र वाला, दीर्घजीवी यानी बहुत लंबी उम्र वाला। इसी का एक पर्यायवाची आपको पिछले पाठ में पढ़ाया था हमने, पाठ 15 में। चिरजीवो, जिसमें यशोदा माता कहती हैं दोनों भैया जो हैं चिरजीवी रहे, चिरजीवी यानी लंबी उम्र वाले। इसी तरह से दीर्घजीवी यानी बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहने वाला, बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला। करे मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना। लेखक ने कहा, लेखक को ऐसा लगा कि मैं इतनी लंबी उम्र वाले से बातचीत कर रहा हूँ, मैं धन्य हूँ। अपने आप को धन्य समझने लगा लेखक, और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। कहते हैं कि ओस की बूंद के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, उनके मन में जो सम्मान था वो और बढ़ गया। ओस की बूंद के प्रति लेखक के मन में जो सम्मान था वह अधिक बढ़ गया, ये सुनकर कि ये इसकी उम्र इतनी लंबी है, इतने लंबे समय तक ये यहाँ पर है, धरती पे है। हम शांत से बैठे एक दिन हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं। फिर आगे की कहानी सुनाते हुए पानी कहती है कि एक दिन इसी तरह से वह हवा में खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। अपने सब साथी दोस्तों से वो कहानी सुन रही थी कि किस तरह से हवा में खेल रहे हैं। तो अचानक उसे जैसे लगा कि वह सरक रही है, मतलब कि उसको लगा कि वह स्थिर नहीं है, वह सरक रही है। सबके मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये भी मुहावरा है, हवाइयाँ उड़ना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, घबरा जाना। ठीक है, इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना या घबरा जाना। तो सभी के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? सभी एकदम डरे हुए थे। सभी के मन में एक जिज्ञासा थी कि इस तरह से जब ये सरक रहे हैं तो क्या होगा आगे जा कर के। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। पानी जो है वो कह रही कि जितने दिन तक हम आनंद से दिन काट रहे थे, दिन बिता रहे थे, अब हमें इस प्रकार अपने जीवन कष्ट में बिताने का
साहस हमारे अंदर नहीं था। मतलब कि हम इतने दिन तक बड़े सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे, और इस प्रकार अब हमारे अंदर ये शक्ति नहीं थी कि हम अब कष्टपूर्ण जीवन बिता सकें। अब वो कहती है कि सरक हवाइयाँ इतने दिनों में आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस 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 यानी कि हिम्मत, साहस यानी कि हिम्मत हम में नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। वो बताती है कि बाद में उसको बहुत दिनों बाद पता चला कि जो बर्फ़ के रूप में ये लोग बने हुए थे, उस बर्फ़ के भार से इनके जो भाई हैं, भाई यानी इन्हीं के जाति के, इन्हीं के वंश के जो और हैं पानी जाती है, वे सभी बर्फ़ जो है पिघल कर पानी बन गए। और उन जाहिर सी बात है, जब नीचे वाला हिस्सा पानी बन जाएगा तो ऊपर वाला सरकेगा ही, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि वे नीचे की ओर सरक रहे हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था और उसके तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे। और जब वो पानी बन गए थे तो बन रहे थे तो उनका जो ठोसपन था, ठोसपन माने कड़ापन था, वह धीरे धीरे वह पिघल रहा था, और इसके कारण उनके पिघलने से ये भी सरकना शुरू कर दिए, मतलब ये भी सरकने लगे। समझ में आया? अब ये जो है कह रहे हैं कि जब उनका वो ठोस जो बर्फ़ का रूप है वो जब पिघल पिघल कर नीचे सरकना शुरू किया, तो बाकी का इनका जो ऊपर वाला ठोस बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगा। पिघलना, पानी बनने, पानी के रूप में बदल जाना। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। इस प्रकार पानी के समान जब हो गई तो वो बहना शुरू कर दी, उसमें बहने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो पानी जब बहने लगी तो वो कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। वह पानी के में मिलकर, समुद्र के जल में मिलकर इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई। पानी के अंदर बहुत सारी गर्म धाराएं भी होती हैं, जो गर्म पानी जहाँ से निकलता है, तो कह रहे हैं कि गर्म धाराओं के रूप में गर्म धारा से मेरी भेंट हुई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी। करिए पानी की जो धारा का जलता हुआ अस्तित्व है, माने उसका गर्मपन है, उसको सोखने के लिए ये जो है उसको जो उसकी जो गर्मी है उसको ये लोग सोखने लगी, और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी। और जब वो सोखने लगेंगी उसका जैसे आप जानते हैं कि बर्फ़ में यदि गर्मी दी जाए तो वो पानी के रूप में पिघलना शुरू हो जाता है, तो फिर वो भी जब गर्मी को सोखना शुरू कर देती है तो वह उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप यानी उसके परिणाम स्वरूप उसमें वह पिघलना भी शुरू कर देती है। और बर्फ़ पिघलने से क्या होगा? बर्फ़ पिघलने से पानी के रूप में हो जाएगा ना। बर्फ़ जो पिघल जाता है, आप देखते ही हैं, बर्फ़ अगर पिघलने लगे तो बर्फ़ जो है पानी का रूप ले लेता है। बर्फ़ के पिघलने से पानी बनना शुरू हो जाता है। पर धीरे धीरे पहले पानी पिघल गई और फलस्वरूप में पानी बनकर समुद्र में मिल गई, और इस प्रकार पानी के रूप में वो पिघलते पिघलते और जाके समुद्र में मिलने लगी। इस प्रकार पानी ने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से वह भाप बनी, भाप के ठोस, फिर उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में कई लाख वर्षों तक रही। उसके बाद जब उसकी नीचे की जो बर्फ थी, उसके भाई बंधु थे, वो सब जब पिघलने लगे तो ये भी सरकने लगी। सरकते हुए वे पानी की गर्म धारा के साथ आके मिली, और पानी की गर्म धारा को सोखने के कारण वे जो है पिघलने लगी, और इस प्रकार पिघलते पिघलते वह एक दिन बर्फ से पानी का रूप धारण कर लेती है। पानी
इस प्रकार आपने देखा पानी की कहानी कैसे होती है। पानी, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। सबसे पहले उसकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। परिपूर्ण का अर्थ है भरा हुआ, पुरखे यानी पूर्वज, विद्यमान यानी मौजूद, ब्रह्मांड यानी संपूर्ण लोक, प्रचंड यानी तेज, आकर्षण यानी खींचना, कमर कसना यानी तैयार होना। कमर कसना एक मुहावरा है। पानी अपनी कहानी किस प्रकार लेखक को सुनाती है कि कहाँ से कैसे चली थी और कहाँ तक पहुँची। वह एक सूर्य के गर्म पिंड, जो सूर्य का टुकड़ा गिरा था, वह टुकड़ा बहुत दिनों तक गर्म आग का गोला बना रहा। धीरे धीरे वह ठंडा होता गया, तब इसका रूप बर्फ़ के समान था और बर्फ़ से ये फिर बहुत साल तक उसी रूप में रही। धीरे 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 वह जो है नीचे के उसके जो भाई बंधु हैं वो सब पिघलने लगे, पानी का रूप धारण करने लगे। तो ये भी सरकते हुए आगे की ओर बढ़ी और फिर गर्म धारा में आकर के मिली। और इस प्रकार गर्म धारा में मिलने के बाद वह जो है उसका अस्तित्व बदल गया और धीरे धीरे ठंडक पाने से वह पानी का रूप धारण कर लेती है।